नमस्कार। आज हमारे हाथ चरक संहिता का एक बहुत ही कमाल का अध्याय लगा है, जिसका नाम है व्याधि रूपीय विमान। और ये मतलब बस बीमारियों की कोई लिस्ट नहीं है। इसमें कुछ ऐसा है जो आज भी डॉक्टरों के लिए एक पहेली है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो दिखाते हैं कि ये अध्याय दो बिल्कुल अलग लगने वाली चीजों को एक साथ जोड़ता है। एक तरफ ये कहता है कि बीमारी का असली रूप रोगी के मन की मजबूती या कह सकते हैं कमजोरी तय करती है, और दूसरी तरफ ये शरीर में पलने वाले कृमि मतलब परजीवियों की पूरी दुनिया का नक्शा खींच देता है। तो सवाल ये है कि इन दोनों का आपस में क्या लेना देना है। और यही यही इस अध्याय की सबसे खूबसूरत बात है। ये हमें सिखाता है कि एक अच्छा वैद्य सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं करता, वो इंसान को पढ़ता है। वो ये समझने की कोशिश करता है कि जो दिख रहा है उसके पीछे की कहानी क्या है। क्या बीमारी शरीर की है या मन के डर की? और क्या शरीर में कुछ ऐसे बिन बुलाए मेहमान हैं जो समस्या की जड़ में हैं? ये अध्याय एक तरह से निदान की कला का एक मास्टर क्लास है। चलिए, तो फिर इस कला को समझते हैं। अध्याय की शुरुआत ही एक मतलब चौंकाने वाली बात से होती है। इसमें दो तरह के मरीज बताए गए हैं, गुरु व्याधित और लघु व्याधित। आसान भाषा में कहें तो एक गंभीर रूप से बीमार और दूसरा हल्का फुल्का बीमार। लेकिन पेंच ये है कि टेक्स्ट कहता है कि एक बहुत बीमार आदमी अपने मजबूत इरादों की वजह से ठीक ठाक दिख सकता है, और एक मामूली बीमार आदमी अपने डर की वजह से बहुत ज्यादा बीमार लग सकता है। ये तो आज भी हम देखते हैं। बिल्कुल। यहाँ दो शब्दों पर जोर है, सत्व बल मतलब मन की शक्ति और देह बल यानी शरीर की ताकत। चरक कहते हैं कि इन दोनों का संतुलन ही स्वास्थ्य है। गुरु व्याधित वो है जिसका देह बल कम है, पर हो सकता है उसका सत्व बल बहुत ज्यादा हो। वो बड़ी से बड़ी तकलीफ चुपचाप सह जाएगा, शिकायत नहीं करेगा। और लघु व्याधित वो है जिसकी शारीरिक तकलीफ तो कम है, पर उसका सत्व बल इतना कमजोर है कि वो छोटी सी बात पर भी घबरा जाता है और उसकी हालत गंभीर लगने लगती है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ एक अनुभवहीन डॉक्टर के लिए एक बहुत बड़ा जाल है। अगर वो सिर्फ लक्षणों को देखे और मरीज के मन को न समझे तो क्या हो सकता है। मुझे लगता है स्रोत इस बारे में चेतावनी देते हैं। बहुत बड़ी चेतावनी। श्लोक 4 में साफ साफ लिखा है कि ये अज्ञानी वैद्य की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। सोचिए, एक मजबूत इच्छा शक्ति वाला मरीज है जिसे अंदर से कोई गंभीर बीमारी है, पर वो बाहर से शांत है। डॉक्टर उसे लघु व्याधित यानी हल्का बीमार समझकर कोई मामूली सी दवा दे देगा, और नतीजा बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ जाएगी और जान पर बनाएगी। और इसका उल्टा भी उतना ही खतरनाक होगा, है ना। अगर कोई डॉक्टर उस डरे हुए मरीज को, जिसे मामूली सर्दी जुकाम है, बहुत गंभीर मान ले तो वो उसे तीक्ष्ण संशोधन देगा, मतलब बहुत तेज और असरदार दवाइयां जो शायद उस शरीर को चाहिए ही नहीं थी। अच्छा। इससे मरीज का शरीर बेवजह कमजोर हो जाएगा। यही अधूरे ज्ञान का सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए टेक्स्ट कहता है कि प्राज्ञ यानी ज्ञानी वैद्य कभी भी सिर्फ एक चीज देखकर फैसला नहीं करता, वो हर कोण से जांच करता है, शरीर, मन, आदतें, सब कुछ। तो एक तरफ तो मन की शक्ति है जो शरीर को अंदर से मजबूत या कमजोर बनाती है। ये तो हुई अंदर की बात। लेकिन शरीर पर बाहर से भी तो हमले होते हैं। क्या ग्रंथ इस बारे में भी बात करता है? मुझे लगता है यहीं से कृमि का विषय शुरू होता है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। ये सिक्के का दूसरा पहलू है। मन की जांच के बाद अग्निवेश अपने गुरु आत्रेय से पूछते हैं कि उन जीवों का क्या जो शरीर में पैदा होकर उसे नुकसान पहुंचाते हैं। यहीं से अध्याय कृमि यानी परजीवियों की दुनिया में उतरता है, और उनका वर्गीकरण आज भी हैरान करने वाला है। श्लोक 9 में बताया गया है कि कृमि 20 तरह के होते हैं, लेकिन उन्हें पैदा होने की जगह के आधार पर 4 बड़े ग्रुप में बांटा गया है। 4 ग्रुप कौन कौन से? पहला पुरीशज जो मल में पैदा होते हैं। दूसरा श्लेष्मज जो कफ या बलगम में पनपते हैं। तीसरा शोणितज जो खून में पैदा होते हैं। और चौथा मलज जो शरीर की बाहरी गंदगी से पैदा होते हैं। ये वर्गीकरण दिखाता है कि वो शरीर को एक ऐसे इकोसिस्टम की तरह देखते थे जहां अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के जीव पनप सकते हैं। सबसे पहले बाहरी कृमियों की बात करते हैं। मलज नाम से ही लग रहा है कि साफ सफाई से जुड़े हैं, जैसे जूं या लीखें। एकदम सही। श्लोक 10 कहता है कि इसका कारण है मृजावर्जनम, मतलब शरीर की साफ सफाई न रखना। ये सिर के बालों, दाढ़ी, मूछ और यहाँ तक कि गंदे कपड़ों में भी पाए जाते हैं। इन्हें यूका और पिपीलिका कहा गया है। अच्छा। इनका काम है खुजली और फुंसियां पैदा करना, और इलाज बहुत सीधा साधा, अपकर्षणम, यानी उन्हें शरीर से निकाल फेंको और साफ सफाई रखो। बिल्कुल। हमारे शरीर के अंदर है, उनका क्या? क्या ग्रंथ खून में भी कीड़ों की बात करता है? ये तो सुनने में बहुत ही आधुनिक लगता है।
हाँ, और यही बात इसे खास बनाती है। श्लोक 11 शोणितज कृमि का जिक्र करता है, जो खून में रहते हैं। उनका घर है रक्तवाहिन्यों धमन्या, यानी हमारी खून की नसें। और मजे की बात यह है कि टेक्स्ट कहता है कि ये इतने सूक्ष्म हैं, गोल हैं और बिना पैरों के हैं कि कुछ तो अदृश्य, मतलब आंखों से दिखाई भी नहीं देते। बिना दिखने वाले कीड़े खून के अंदर, और ये करते क्या है? ग्रंथ के अनुसार ये त्वचा के रोग, बालों का झड़ना और नाखूनों का खराब होना जैसे लक्षण पैदा करते हैं। इसीलिए उनकी चिकित्सा भी कुष्ठ यानी त्वचा रोगों की तरह करने को कहा गया है। ये एक तरह से शरीर में अंदरूनी सूजन या किसी इन्फेक्शन की प्राचीन समझ है, जिसे वो कृमि का नाम दे रहे थे। खून के बाद अब आते हैं पाचन तंत्र पर। श्लेष्मज कृमि यानी जो कफ या बलगम से पैदा होते हैं, मुझे लगता है इनका सीधा संबंध हमारे खान पान से होगा। बिल्कुल सीधा। श्लोक 12 साफ कहता है कि बहुत ज्यादा दूध, गुड़, तिल, मछली या मैदे जैसी चीजें खाने से, और खासकर बासी या एक दूसरे के विरुद्ध भोजन करने से ये पैदा होते हैं। इनका अड्डा है आमाशय यानी पेट और छोटी आंत। और ये कई तरह के होते हैं, कुछ फीते जैसे चपटे, कुछ केंचुए जैसे गोल और कुछ धागे जैसे पतले और लंबे। और इनके लक्षण तो मुझे लगता है हम सबने कभी ना कभी महसूस किए होंगे। हाँ, जैसे जी मिचलाना, मुंह में बार बार पानी आना, भूख न लगना, बुखार, उल्टी और शरीर में दर्द। ये सब लक्षण दिखाते हैं कि पाचन तंत्र में कुछ गड़बड़ है, जैसे आयुर्वेद कृमियों की मौजूदगी से जोड़कर देख रहा था। और जो आखिरी प्रकार है पुरुषज कृमि, वो भी खान पान से ही जुड़ा है। हाँ, उनके पैदा होने के कारण भी वही हैं जो श्लेष्मज के हैं, बस उनका ठिकाना बदल जाता है। वो पक्वाशय यानी बड़ी आंत में रहते हैं। ये भी कई आकार और रंग के होते हैं और इनके लक्षण भी अलग हैं, जैसे दस्त लगना, शरीर का सूखते जाना और खास तौर पर गुदा में दर्द और खुजली होना। तो हमारे पास बाहरी परजीवी हैं, खून में रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं और पाचन तंत्र में रहने वाले कीड़े हैं। इन सब के लिए इलाज का तरीका क्या एक जैसा है या हर एक के लिए अलग-अलग दवा है? यहीं पर मुझे लगता है कि इस अध्याय का सबसे बड़ा राज छिपा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। चरक यहाँ 20 अलग-अलग दवाइयां नहीं बताते, वो एक ऐसा सिद्धांत देते हैं जो हर तरह के कृमि बल्कि हर तरह की बीमारी पर लागू होता है। श्लोक 14 और 15 में चिकित्सा के 3 सुनहरे नियम दिए गए हैं। ये एक पूरी रणनीति है। 3 नियम मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ। इसका सीधा सा मतलब है बाहर निकालो। दुश्मन को पहले घर से बाहर निकालो। ये हाथ से भी हो सकता है, जैसे जूं निकालना, या फिर दवाइयों से उल्टी, वमन, दस्त, विरेचन या एनेमा बस्ती कराकर शरीर की पूरी सफाई करना। ठीक है, तो पहले तो हमने कीड़ों को शरीर से बाहर निकाल दिया, लेकिन वो वापस भी तो आ सकते हैं। यहीं पर दूसरा कदम आता है प्रकृति विघात। ये बहुत गहरा शब्द है। इसका मतलब है उनकी प्रकृति को नष्ट कर दो, यानी शरीर के अंदर का माहौल ही ऐसा बना दो कि वो कीड़े वहां दोबारा पनप भी ना सके। अच्छा। जैसे अगर किसी जमीन पर बार बार खरपतवार उग रही है तो सिर्फ उसे उखाड़ना काफी नहीं है, आपको मिट्टी को ही बदलना होगा। इसके लिए कड़वी, तीखी, कसैली और गर्म तासीर वाली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है, जो शरीर के वातावरण को परजीवियों के लिए प्रतिकूल बना देती हैं। अरे वाह, मतलब ये सिर्फ कीड़े मारने की बात नहीं है, ये तो पूरे शरीर के माहौल को बदलने की बात है। जैसे आजकल हम गट हेल्थ और प्रोबायोटिक्स की बात करते हैं, तो पहला कदम बाहर निकालो, दूसरा माहौल बदलो, तीसरा क्या है? तीसरा और सबसे जरूरी कदम है निदान परिवर्जन, मतलब यानी कारण को ही छोड़ दो। उन सभी आदतों और खानपान को छोड़ देना जिनसे ये समस्या शुरू हुई थी। अगर आप गंदगी में रहेंगे या गलत खाना खाते रहेंगे तो आप कितनी भी दवाइयां खा लें, दुश्मन बार बार लौट कर आएगा। ये 3 चरणीय सिद्धांत ही आयुर्वेद का सार है। लक्षण हटाओ, शरीर को मजबूत करो और कारण को जड़ से मिटाओ। ये सिद्धांत सुनने में जितना सरल है उतना ही शक्तिशाली भी। क्या ग्रंथ में से अमल में लाने का कोई तरीका भी बताया गया है? मतलब प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? हाँ, बहुत विस्तार से। प्रक्रिया बहुत व्यवस्थित है। पहले मरीज को 6-7 दिन तक तेल मालिश और भाप, जिसे स्नेह स्वेदन कहते हैं, दी जाती है ताकि शरीर नरम पड़ जाए। फिर इलाज से ठीक पहले उसे दूध, गुड़ या दही जैसी चीजें खिलाई जाती हैं। 1 मिनट, ये तो वही चीजें हैं जिनसे कृमि पैदा होते हैं, उन्हें और क्यों खिला रहे हैं? ये तो उन्हें दावत देने जैसा हुआ। बिल्कुल, ये एक सोची समझी रणनीति है। ये चारा डालने जैसा है। माना जाता है कि इससे सारे कृमि उत्तेजित होकर पाचन तंत्र में एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, ताकि उन्हें एक साथ बाहर निकालना आसान हो जाए। हाँ बिल्कुल, ये दुश्मन को उसकी मान से बाहर बुलाने जैसा है। कमाल है। तो चारे के बाद असली हमला कैसे होता है? फिर आता है अपकर्षण का चरण। इसके लिए मूली, सरसों, लहसुन जैसी तीखी जड़ी बूटियों को गोमूत्र और पानी में पकाकर एक काढ़ा बनाया जाता है। इस काढ़े से आस्थापन बस्ती दी जाती है, जो एक तरह का औषधीय एनिमा है, ताकि आंतों की पूरी सफाई हो जाए। और शरीर का माहौल बदलने के लिए यानी प्रकृति विघात के लिए क्या करते हैं? उसके लिए औषधीय भोजन दिया जाता है,
जैसे एक जड़ी बूटी मूल कपर्णी के रस में लाल चावल का आटा गूंथकर एक तरह की रोटी या पूड़ी पुपलिका बनाई जाती है और उसे विडंग के तेल के साथ खाने को दिया जाता है। विडंग कृमिनाशक गुणों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। स्रोत में घोड़े के गोबर का भी जिक्र है, जो सुनने में बहुत अजीब लगता है। क्या टेक्स्ट में इसका कोई तर्क दिया गया है कि ये काम क्यों करेगा? हाँ, ये वाकई एक अनोखी विधि है। इसमें घोड़े के सूखे गोबर का पाउडर बनाकर उसे विडंग या त्रिफला के काढ़े में बार बार भिगो के सुखाया जाता है। इस प्रक्रिया को भावना देना कहते हैं, जिससे गोबर के पाउडर में उन जड़ी बूटियों के गुण आ जाते हैं। अच्छा। फिर इसे शहद के साथ दिया जाता है। इसके पीछे का तर्क ये हो सकता है कि घोड़ा बहुत रेशेदार और कड़वी घास खाता है, तो उसके गोबर में ऐसे तत्व हो सकते हैं जो परजीवियों के लिए प्रतिकूल हों। ये दिखाता है कि वे प्रकृति में मौजूद हर चीज के औषधीय गुणों का पता लगाने की कोशिश करते थे, चाहे वो हमें आज कितनी भी अजीब लगे। तो जब हम इन सारी बातों को एक साथ देखते हैं, मन की शक्ति का निदान, परजीवियों का विस्तृत वर्गीकरण और इलाज का ये 3 चरणीय सिद्धांत, तो इसका आज के समय में क्या मतलब निकलता है? एंटीबायोटिक से मार देना। हाँ, ये जरूरी भी है। बिल्कुल, लेकिन हम अक्सर दूसरे और तीसरे कदम को भूल जाते हैं। हम प्रकृति विघात पर कम ध्यान देते हैं, यानी अपने शरीर के अंदरूनी माहौल को, जैसे गट माइक्रोबायोम को कैसे मजबूत करें ताकि बीमारी लौटे ही नहीं। और हम निदान परिवर्जन यानी जीवन शैली बदलने को सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। चरक संहिता हमें याद दिलाती है कि स्थायी स्वास्थ्य इन तीनों के संतुलन से ही मिलता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या आधुनिक चिकित्सा, खासकर पुरानी और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के इलाज में, इस मॉडल से कुछ सीख सकती है? सिर्फ बीमारी के कीटाणु को मारने के बजाय क्या हम शरीर के इकोसिस्टम को बेहतर बनाने और बीमारी के मूल कारणों यानी हमारी आदतों को बदलने पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं? शायद असली इलाज सिर्फ दवा की गोली में नहीं, बल्कि इन तीनों कदमों के तालमेल में छिपा है। ये एक विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।